गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री के चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसका काफ़ी 3 पार्ट में इसको पहले कवर किया। लास्ट पार्ट है ये। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको फिर से ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, द कंपनी आर्मी। तो इससे पहले आपने देखा कि जो सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से नया जो प्रशासन था वो ब्रिटिश काल में सेट किया गया और क्या क्या उन्होंने अपने प्रशासन में किया। तो फिर है द कंपनी आर्मी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उनकी असली ताकत सत्ता सैनिक ताकत उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मतलब उनको जो था आर्मी स्ट्रेंथ में ही उनकी ताकत थी। तो द मुग़ल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड एंड कैवलरी। तो जो मुग़ल आर्मी थी वो ज़्यादा वो मुख्य रूप से उसमें क्या थी, कैवलरी मतलब जो सवार जिसको बोलते हैं, ट्रेंड सोल्जर ऑन हॉर्सबैक जो घुड़सवार जो होते हैं वो, एंड इन्फेंट्री और साथ में इन्फेंट्री भी थी उन्हें, पैदल सेना। तो दैट इज़ पैदल फूट सोल्जर्स। इन्फेंट्री मतलब पैदल जो सैनिक होते हैं वो होती थी इसमें। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। द रूरल एरियाज had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers। तो ये जो थी उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुग़ल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तो ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र सैनिकों किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुग़लों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। मतलब मुग़लों के समय उनको उनकी सेना के लिए बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती थी और गांव में भी जो किसान थे उनके पास जो किसानों की बड़ी संख्या थी, मतलब जिनके पास हथियार होते थे और जो मौका पड़ने पर ये जो लोकल जमींदार थे वो मुग़लों को पैदल सेना उपलब्ध कराते थे। तो a change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। तो 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army from the Indian word सिपाही meaning soldier। तो इसी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, सिपॉय आर्मी कहते थे। तो एज वारफेयर टेक्नोलॉजी changed from the 1820s, the cavalry recruitments of the company's army declined। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट एंड मैचलॉक्स। तो जो ये इसलिए था कि इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो 19वीं सदी के शुरुआत में
अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। जो सोल्जर्स थे, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। और that regulated their life far more than before। इससे उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। मतलब और often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। तो और इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदायों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। और could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of community? तो जो लोग थे, भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं की इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो व्हाट डिड द सिपाही फील्स, मतलब जो सिपाही थे वो क्या महसूस करते थे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी। तो अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर। द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो विद्रोह हुआ था 1857 का, गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही। तो ये जो विद्रोह था उसमें हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। मतलब जो सिपाही थे वो धर्म और अपनी धार्मिक भावनाएं, अपनी जातिगत भावनाएं को छोड़ के बाकी सिर्फ एक सोल्जर के रूप में देखते थे? नहीं, क्योंकि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें ये जो सिपाही थे उनके बारे में ये हमको बताता है कि वो कैसे थे। यू विल रीड अबाउट दिस रिवोल्ट इन चैप्टर 5। आप इस विद्रोह के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अब है कंक्लूज़न, मतलब निष्कर्ष क्या निकला? दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी इन टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप टेक्नोलॉजी ने तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई। और टिल देन इट वुड एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। इसके पहले तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लग गए। बाय 1857 द कंपनी केम to exercise direct rule over about 63% of the territory and 75% of the population of the Indian subcontinent. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, East India Company had virtually the whole of India under its control। मतलब कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी 1857 तक। अब यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार कि स्लैव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। द डच ट्रेडिंग शिप रीच्ड साउथर्न अफ्रीका इन द 17th century। जो डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे
और सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन, जल्दी ही दास व्यापार शुरू हो गया। दास मतलब जो गुलाम होते थे, जो दास बनाया जाता था जिनको। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट, लोगों को पकड़ा जाता, बंधक बनाया जाता, जंजीरों में बांधकर दास बाज़ारों में बेचा जाने लगा। When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape, located the southernmost tip of Africa. मतलब कि 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका में दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व, मतलब जो थे प्राइवेटली ओन स्लेव जो थे, निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी, मतलब जो प्राइवेटली ओन जो स्लेव्स थे। A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at a slave auction. 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया था। अब ये आप देख सकते हो कि किस तरह से इनको ले जाया जा रहा है। ओके, अब वो जो ब्यौरा बताता है जो उन्होंने, having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, we halted our wagon for the purpose of sale of cattle, तो हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। अब पर्पस प्रोक्योरिंग फ्रेश ऑक्शन, मतलब नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। अमॉन्ग द स्टॉक वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 चिल्ड्रन, मतलब कि नीलामी के माल में एक स्त्री, मतलब एक औरत और उसके 3 बच्चे थे। The farmers examined them as if they had been so many head of cattle, जो किसान थे, किसानों ने पशुओं के समान मतलब पशुओं के जैसे ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। They were sold separately and to different purchasers, मतलब उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parents, contrasted with the marked intensity and jocular countenances and spectators, sorry, ये ब्यौरा बहुत हिला देने वाला है। ओके, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। शुरू से पढ़ी उसे। ये जो ब्यौरा है, ये मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री, दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। अब ये कौन है? ये जिन्होंने लिखा है वो है नाइजल बोर्डन द्वारा लिखे थे ये। द चेन्स दैट वाइंड अस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप 1996। ये है, अब है इसमें
एक आपको एक इमेजिन करना है, यू आर लिविंग इन इंग्लैंड इन द लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी. How would you have to react the stories of British conquest? Remember that you would have read about the immense fortune that many of the officials were making. ये आपको 18वीं सदी के आखिर व 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं. आपको ये इमेजिन करना है कि ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी. याद रखिए कि आप वहाँ जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं, तो आप भी जाना चाहेंगे वहाँ कमाई करने. ओके, इसमें लेट्स रिकॉल में मैच द फॉलोइंग है. इसमें मैं आपको बी में नंबर डलवा देती हूँ 21534 और फिल इन द ब्लैंक्स है. द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. फिर है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. फिर है whether true or false, the Mughal Empire became stronger in the 18th century. Wrong. The English East India Company was the only European company that traded with India. Wrong. Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. Yes. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. ये भी wrong आएगा. तो जब भी ये चैप्टर आप लिखना शुरू करें तो उससे पहले आप मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स पहले लिखना है आपको, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे. तो सेकंड चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है. इसके बाद थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे हम.